नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि होने वाला है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है 5 नंबर के लिए, तो फिजिक्स में ये ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका 100% गारंटेड है कि आपका आता ही आता है। देखिए अब आपको मैं ये एक चीज ये क्लियर करना चाहूंगा कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपका ये थ्योरी सिद्धांत कार्यविधि जो होता है, या तो ये क्वेश्चन आएगा या इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन दो आपका न्यूमेरिकल और ये डेरिवेशन से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आप डेरिवेशन भी समझ सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत चीजें हैं जो कि मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे बता दूंगा। तो इस वीडियो में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज नहीं बचेगी, सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर समझेंगे। ट्रांसफार्मर क्या है, इसके प्रकार कितने प्रकार का होता है, इसकी कार्यविधि सिद्धांत, सारी चीजें एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। तो बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखिए ट्रांसफार्मर है क्या, समझिए। देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा या घटा देता है। मतलब ये ट्रांसफार्मर एक प्रकार की क्या युक्ति है और इस विधि में क्या होता है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है या घटा देता है। अब यहां पर यह समझेंगे कि बढ़ाता कौन है घटाता कौन है, ये हम जानेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार के अंतर्गत, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखिए ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। ये तो आपका एक छोटा सा परिभाषा है कि मतलब एक प्रकार की ट्रांसफार्मर युक्ति है जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफार्मर जो है वह दो प्रकार का होता है मेन रूप से। एक होता है आपका पहला अपचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है दोस्तों आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर। अब चलिए समझते हैं पहले अपचाई। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, ये आपका यहां से बोर्ड परीक्षा में आने वाले टॉपिक हैं। ठीक है, तो इनसे मेरा मतलब दोस्तों ये है कि जो मैं आपको ये ट्रांसफार्मर पढ़ा रहा हूं इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मतलब चाहे लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपका शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाए, मतलब लघुत्तरी में आ जाए, इसी के अंतर्गत क्वेश्चन भी बनते रहे। जैसे मान लीजिए अपचाई पूछ लिया तो आपका एक जो है छोटा सा क्वेश्चन बन गया इसी के अंदर से एक पार्ट लेकर। ठीक है, तो मेरा मतलब है चाहे लॉन्ग में चाहे शॉर्ट में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बस आपको इस वीडियो को देखना है। चलिए सबसे पहले समझिए दोस्तों अपचाई ट्रांसफार्मर। देखिए क्या होता है, यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा देता है। देखिए हमने यहां पर पढ़ा था कि ये जो है प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा या बढ़ा सकता है ट्रांसफार्मर, लेकिन इसके प्रकार में जो आपका पहला अपचाई ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ये क्या करता है, यही प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाता है। देखिए यहां पर आपका ये मेन पॉइंट है। घटाता कौन है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता को अपचाई ट्रांसफार्मर घटाता है, किंतु धारा के मान को बढ़ा देगा। देखिए सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता कम हो रही है, घट रही है, तो वहां पर धारा बढ़ेगी। ठीक है, और अगर धारा बढ़ रही है तो प्रत्यावर्ती वोल्टता घटेगी, है ना। और अगर धारा घट रही है तो प्रत्यावर्ती वोल्टता बढ़ेगी। ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो आप लोग यहां पर देख लीजिए। अब इसमें समझिएगा थोड़ा सा, यहां पर आपको यह समझना है कि आपका ये प्राथमिक कुंडली होती है और द्वितीय कुंडली। जैसे यहां पर जो कुंडलियां बनाई गई हैं, तो आपका द्वितीय को प्राथमिक ये कुंडली है, तो ये पटली त्रिकोण होते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर का इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं। तो जो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, इसमें जो प्राथमिक कुंडली है इसमें फेरों की संख्या अधिक होती है या कह सकते हैं ज्यादा होती है। ठीक है, और जो द्वितीय कुंडली होती है इसमें फेरों की संख्या कम होती है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं ये फेरे हैं ना, तो इसमें हमने यहां पर ज्यादा फेरे बनाए हैं प्राथमिक कुंडली में। ठीक है, और जो द्वितीय कुंडली हमारी सेकेंडरी कुंडली, इसमें क्या है, यहां पर हमने कम फेरे बनाए हैं। तो यहां पर दोस्तों ये समझ सकते हैं कि जो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर है ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है, घटाता है, धारा के मान को बढ़ा देता है, और इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। यही होता है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। तो उम्मीद है आप इतना तो समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग दूसरा प्रकार समझते हैं। दूसरा होता है दोस्तों आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखिए हमने यहां पर देखा ना अपचाई और उच्चाई। देखिए उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इससे भी समझ लीजिए थोड़ा सा
तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जस्ट आपका अपचाई ट्रांसफार्मर का उल्टा होता है। जो जो चीजें यहां पर बढ़ रही हैं वो दूसरी में घट जाएंगी, और जो चीजें यहां पर मतलब घट रही थी वो आपका इसमें बढ़ जाएगा। देखिए जैसे यहां पर करा कि यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता था तो धारा के मान को घटा देता है। अब हमने इसमें क्या देखा था, ये जो है प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाता है, लेकिन जो आपका ये है ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाता है और धारा के मान को घटा देता है। और ये जो आपका अपचाई था ये धारा के मान को घटा रहा था, बढ़ा रहा था, और ये आपका धारा के मान को घटा रहा है। तो एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। अब इसमें देखिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, ज्यादा होती है अपचाई ट्रांसफार्मर में, लेकिन जो उच्चाई ट्रांसफार्मर इसमें क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, द्वितीयक में ज्यादा होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका अपचाई है ये उच्चाई ट्रांसफार्मर का जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। जो जो चीजें आपकी अपचाई में बढ़ रही हैं वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में घट जाएंगी, और जो जो चीजें अपचाई ट्रांसफार्मर में घट रही हैं वो आपकी बढ़ेंगी। मतलब घटना बढ़ना एक दूसरे की क्या है, अपोजिट होगा। ठीक है, बस दो ही प्रकार होते हैं। अब इसकी कार्य विधि को थोड़ा आप समझ लीजिए, हमने प्रकार समझ लिए, आप देखिए कार्य विधि में क्या होता है समझिए थोड़ा सा। देखिए कार्य विधि दोस्तों यहां पर बहुत अच्छे से आप समझिएगा, एक बार समझ लेंगे कभी भूलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़ा सा धैर्य से आपको बने रहना है। देखिए कार्य विधि में क्या होता है, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है, मतलब जब आपका जैसे यहां पर एक ट्रांसफार्मर है, इसके ये आपके सिरे हैं, ठीक है, प्राथमिक कुंडली के, इसमें आप लोग प्रत्यावर्ती वोल्टता देंगे। जैसे आप लोग जैसे जानते हैं अगर आपका 11,000 वोल्टेज का जो है करंट है, फ्लो हो रहा है, अब आप लोग उसको ट्रांसफार्मर रखते हैं और वहां पर वो कन्वर्ट होता है, तो जो आप लोग दे रहे हैं उसको बोलेंगे क्या, मतलब कि आप प्राथमिक कुंडली से ही देंगे धारा को, फिर वो जब कन्वर्ट होके आएगा तो वो आपको द्वितीय कुंडली से प्राप्त होगा। तो यहां पर है कि जब प्राथमिक कुंडली से के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बढ़ने लगती है। जैसे प्राथमिक कुंडली की बात करें तो इसी में क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा बहने लगेगी। और फिर इसके बाद क्या होता है, यह प्रत्यावर्ती धारा कोण में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। उसमें जो पटलित कोण जो ये लगाए गए हैं इस प्रकार से, मतलब ये देखिए आप ये समझ सकते हैं, इसमें थोड़ा सा यार ये थोड़ा सा हाँ समझिए, जैसे आपके पास कागज हैं, जैसे यही पेज हैं, तो एक पेज के ऊपर पेज रख के फिर उसके बाद एक पेज रख के फिर ऊपर से रख के ऐसे काफी सारी पट्टियां बना के रखी जाती हैं। तो ये क्या होते हैं, लोहे के पतलित कोण होते हैं जो कि आप रख रख के इनको बना सकते हैं मोटा सा, ठीक है, पट्टियां होती हैं। तो वही क्या होता है, इन्हीं जो आपके ये कोण होते हैं प्रत्यावर्ती धारा कोण, इनमें जो पतलित कोण होते हैं इसमें प्रत्यावर्ती धारा जो है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है। अब इसके बाद क्या होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उन पतलित कोणों के बीच, तो क्या होता है, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है। मतलब कार्य विधि है, जब आप प्राथमिक कुंडली से धारा दे रहे हैं तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है, और इन कुंडली जो आपके कोण है, ये पतली कोण, इनमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो द्वितीय कुंडली जो होती है इसमें चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है। जब ये परिवर्तन होता है तो क्या होता है, जिससे उसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसी आवृत्ति का। ठीक है, तो बस ये कार्य विधि। सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत में समझिए, देखिए हमने लिखा कि माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या क्रमशः NP और NS है। मतलब जो प्राथमिक कुंडली है उसको प्राइमरी यानी कि P बोलेंगे, और जो सेकेंडरी है तो उसको S से हम लोग द्वितीय को सेकेंडरी। ठीक है, तो ये आपके फेरों की संख्या है, N मतलब फेरों की संख्या, और P का मतलब प्राथमिक के लिए, और S का मतलब द्वितीय कुंडली के लिए। ठीक है, तो ये आपके डायग्राम, जैसे अपचाई के लिए आपका यहाँ पर NS द्वितीयक है और NP क्या है, प्राथमिक है। इसी प्रकार से ऊंचाई के लिए बात कर तो NP आपका प्राथमिक है और NS जो है द्वितीयक है। ठीक है, ये फेरों की संख्या अधिक है अपचाई में प्राथमिक के लिए और द्वितीयक में कम है। इसी प्रकार से ऊंचाई में प्राथमिक में कम है, द्वितीयक में ज्यादा है ना, जो कि हमने डायग्राम में देखा भी था। अब इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर है आपका कि यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक, यहां से आप थोड़ा सा इतना जो है समझ लीजिए, फार्मूले काम आएंगे आपको न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई, चुंबकीय फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, तो ये होता है फाई से, है ना। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो मतलब यहाँ पर यह है कि जो यदि प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या के बाद जो चुंबकीय फ्लक्स का वह फाई हो, तो फैराडे की जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम यहाँ पर लग रहा है। तो ईपी यानी ईपी का मतलब ई क्या है, विद्युत वाहक बल है, और पी मतलब
प्राथमिक कुंडली, जहां पर भी पी है वो प्राथमिक के लिए, प्राइमरी के लिए है, और जहां पर यस होगा वो द्वितीयक के लिए, सेकेंडरी है। आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ईपी इक्वल टू माइनस एनपी डी फाई अपान डी टी, ठीक है। तो ये प्राथमिक के लिए है, तो इसको हम फर्स्ट समीकरण मानेंगे। अब हमारा आएगा द्वितीय कुंडली के लिए, तो द्वितीय कुंडली में ठीक इसी प्रकार से द्वितीय कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ई एस मतलब सेकेंडरी, तो ये आपका विद्युत वाहक बल द्वितीय के लिए हमने यहां पर यस लगाया इसलिए, बराबर माइनस एन एस मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और ये हो जाएगा डी फाई अपान डी टी। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो आर बराबर ईपी अपान ई एस। तो यहां पर देखिए समीकरण 1 आपके सामने ये रहा और समीकरण 2 आपके सामने ये रहा, तो ये डी फाई अपान डी टी से डी फाई अपान डी टी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा आपका एन पी अपान एन एस, क्योंकि माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, तो ई पी बटे ई एस बटे बराबर एन पी बटे एन एस, ये चीज आपकी यहां पर बचेगी। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है। इतना कर देंगे और इसके बाद यहां पर ये एक प्रकार से ये काम आएंगे आपको, ये यहां से मतलब ये समझ लीजिए फार्मूला ही है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपका यहां पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल, तब आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन करने हैं इसके, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो, जो प्राथमिक कुंडली उसमें जो प्रतिरोध है वह अगर नगण्य हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ईपी होगा उसके सिरों के बीच आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता वीपी के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से द्वितीय कुंडली के लिए भी होगा, ईएस जो है वीएस के बराबर होगा। तो इससे हमारा जब बराबरी कर देंगे, तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो हमारा वी एस अपान वीपी इक्वल एनपी अपान एनएस इक्वल टू ईपी अपान ईएस हो जाएगा। ये भी एक यहाँ पर फार्मूला बन गया, ठीक है। तो ये भी आपका एक सूत्र बन गया इस प्रकार से। अब अगर द्वितीय कुंडली में शक्ति निकालनी है तो ये होता है द्वितीय कुंडली में शक्ति बराबर प्राथमिक कुंडली में शक्ति। तो ये देखिए शक्ति का फार्मूला यहाँ पर ई एस इंटू आई एस, मतलब आई एस का है द्वितीय कुंडली में धारा जो बह रही है उसको हम लोग यहाँ पर आई एस सफिक्स में है, ठीक है। और यहाँ पर ईपी इंटू आई पी, तो ये प्राथमिक के लिए है। अब इन्हीं को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ईपी को आप इसके बट्टे में ले आएंगे, आईएस को इसके बट्टे में ले जाएंगे, तो ये भी एक फार्मूला बन गया, ठीक है। तो ये सूत्र आपको काम आएंगे, बस यहाँ से हमने सूत्र निकालने की कोशिश करी है। तो बस इतना सा आपको ट्रांसफार्मर पढ़ना है, इतना आप अगर पढ़ लेते हो तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चलिए, उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।